नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लगातार यही अनुच्छेद आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद जो कि और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में तो लगभग 400 कुछ अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन 395 ए बी सी डी डी ऐसे करके बढ़ाते चला गया है। लेकिन आपसे जब भी पूछे कि संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, अनुच्छेद 395 इतना बताना है, और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां का वीडियो अलग से आएगा, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला आपका भाग 1 से 4 तक के बारे में। भाग आपका 1 जो कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। अब इसमें 1 से 4 अनुच्छेद तक का है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत राज्यों का संघ होगा। अब अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, मतलब नए राज्यों का गठन। जैसे अपना पूरा भारत का जो राज्य है, उसमें से कुछ राज्य को इधर काट कर कुछ राज्य को उधर से काट कर एक नए राज्य का गठन करने की शक्ति संविधान में दी गई है, मतलब कि प्रावधान है। और तीसरा अनुच्छेद क्या है, राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। यह सरकार को मतलब कि अधिकार है, जो कि उस पार्लियामेंट के द्वारा अपना व्यवस्था दी गई है कि वह नए राज्यों का सीमाओं का गठन कर सकता है, मतलब राज्यों का, और उनका नाम परिवर्तन कर सकता है, ऐसा उसको शक्ति प्रदान है। अब यहाँ पे एक आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है, भाग क्यों इम्पॉर्टेंट है याद करना। तो जिससे आपसे कभी भी प्रश्न पूछ सकता है कि नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का गठन किस भाग में दिया गया है। आजकल प्रश्न ऐसे ही पूछ रहे हैं, अनुच्छेद बहुत कम पूछ रहा है। आप प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बदल गई है, तो आपको उसी के अनुसार तैयार करना है। भाग पर ध्यान देना है कि अनुच्छेद कितने से कितने तक कौन सा भाग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्या है, भाग 2 है। अब भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। कितने अनुच्छेद, 5 अनुच्छेद से 11 तक। तो जो 11 तक दिया गया है, जैसे आप इसको नागरिकता को याद कैसे कर सकते हैं। नाग पंचमी, एक ट्रिक छोटी सी है। नाग पंचमी, नागरिकता 5 से 11, नागरिकता 5 से 11। अब भाग 2 में दिया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नागरिकता का प्रावधान के बारे में किस भाग में बताया गया है, तो भाग 2 में। अब भाग 3 देख लेते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे, टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने अनुच्छेद से, 12 से 35, और 12 से 35 और भाग 3 में। अब मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी तक यहाँ पर एक था और, जो कि ये आपका 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपका जो भाग 4 है, 4A जो है मौलिक कर्तव्य है, जिसमें भाग 4 में तो मौलिक कर्तव्य कैसे जोड़े गए, आपके 51A अनुच्छेद 51A में आपका भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। अब मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51A भाग 4 में। आपसे यही प्रश्न पूछता है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो 51A में है। चलते अगले टॉपिक पर। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होते जा रहा होगा, थोड़ा ट्रिक से भी है। तो अब भाग 5 आ जाता है। भाग 5 52 से 151 तक तो वहाँ पर था, तो यहाँ से 52 से भाग 5 जो कि 52 से 151 तक है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में, और भाग 6 जो है हमारा राज्यपाल के बारे में। क्योंकि जो देश केंद्र में राष्ट्रपति का लगभग जो सम्मान है, जो पदवी है, जो कार्य है, वही राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और शक्तियाँ लगभग राज्यों के लिए राज्यपाल होता है और देश के लिए राष्ट्रपति होता है। तो जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का पद किस भाग में है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, भाग याद नहीं करते और भाग पूछ लेता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हम सब।
तो यहाँ पर ध्यान देना है कि राष्ट्रपति का पद भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 में है। और अनुच्छेद 53 में क्या है, तो राष्ट्रपति की जो शक्ति है, कार्य हैं, वो किस में बताया गया है, भाग 5 के अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 का है राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब यहाँ पे जैसे 1 प्लस कर दोगे, यहाँ पे 100 प्लस कर दोगे मान लो, तो जैसे अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यपाल पद है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद है, तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद है। तो कहीं ना कहीं 52 जैसे है, तो इस 100 इसमें जोड़ोगे तो कितना पहुंच जाओगे, 152 प्लस 1 कर दोगे 153 हो जाएगा। तो राज्यपाल का पद किस में है, अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 154 में क्या है, शक्ति कार्य है। अनुच्छेद 53 में क्या है, केवल तो शक्ति कार्य किसके हैं, राष्ट्रपति के हैं। अनुच्छेद 154 क्या है, शक्ति कार्य राज्यपाल के हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का मतलब कि निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है इसमें, या फिर उसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब चलते हैं राष्ट्रपति के हटाने की और उन पर क्या और क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस भाग में दी गई है। अनुच्छेद तो बहुत कम पूछता है, अब क्योंकि अनुच्छेद सबको पता हो जाता है लगभग। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है और महाभियोग की प्रक्रिया से ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान। क्षमादान का मतलब राष्ट्रपति किसी की भी कितने भी धाराएं या कोई भी सज़ा किसी को हुई रहे हो तो राष्ट्रपति उसे माफ़ कर सकता है। अर्थात जैसे किसी को फांसी की सज़ा दी गई हो तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है उसे माफ़ कर सकता है। तो किस अनुच्छेद, 72 अनुच्छेद के तहत क्षमादान की व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ चुका है कि अध्यादेश जो लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा वो किस भाग में है या किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश लाने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है, जो कि अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश जैसे आप संसद हो गई बंद, मान लो कि संसद बंद है, इसका मोटा ताज़ा उदाहरण अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो जो किसान बिल लाया गया था, किसानों पर जो नियम बनाए गए थे तो वह अध्यादेश ही लाकर बनाए गए थे अनुच्छेद 123 के तहत। क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, कोविड काल था, तो संसद चल नहीं रही थी, तो संसद नहीं चल रही तो राष्ट्रपति के पास या क्षमता थी या उसके पास मतलब कि व्यवस्था थी कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाकर मतलब कि कानून बना सकता है। लेकिन जब भी संसद खुलेगी तो 3 हफ्ते के भीतर उस पर संसद में बहस होकर पास होना जरूरी है। तो अध्यादेश ये हो गया। अब जैसे अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जब इच्छा चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है कि सुप्रीम कोर्ट से तो सलाह जब जैसे बैठ के सामने 3-4 लोग सलाह देते हैं, आप जैसे किसी सलाह लेने जाओ तो 3-4 लोग बैठे हों, सलाह तो देंगे, लेकिन अब मेरी मर्जी चाहे माने चाहे ना माने, क्या कर लोगे। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति सलाह लेने तो जा सकता है, लेकिन वो सलाह दे तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वह उनकी सलाह माने। अब चलते आगे उपराष्ट्रपति के पास। उपराष्ट्रपति का पद जो होता है अनुच्छेद 63 में ऐसा कहा गया है कि देश में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात सभापति होता है राज्यसभा का। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है या फिर काफ़ी चर्चा में रहता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है उसको जो पेमेंट मिलती है, जो उसकी तनख्वाह होती है, उपराष्ट्रपति पद की मिलती है या फिर सभापति पद की। तो उपराष्ट्रपति पद की कोई तनख्वाह नहीं होती है, जो वो सभापति होता है राज्यसभा में उसकी तनख्वाह उसे दी जाती है। चलते आगे, क्या है प्रश्न, अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद लिए गए हैं। अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल होगा। ये केंद्र की बात हो रही है, देश की बात, जो लोकसभा के द्वारा चुन के सदस्य जाते हैं उनकी बात हो रही है।
अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि एक मंत्री मंडल होगा, और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री, जो कि इस समय वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अनुच्छेद 75 के अनुसार कहा गया है कि देश में एक प्रधानमंत्री होगा, और जो मंत्रिमंडल होगा, जो मंत्री बनाए जाएंगे, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी तो याद है, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी जैसे सरकारी वकील आप कहते हैं, तो कानूनी सलाहकार होता है। सरकार को कानूनी सलाह देने वाला व्यक्ति जो होता है वो महान्यायवादी होता है। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री किसमें कहा गया? अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल की व्यवस्था होगी। जो विधायक होते हैं आपके यहाँ विधानसभा के, उनकी जो मंत्री बनाए जाते हैं, तो उनका व्यवस्था अनुच्छेद 163 में किया गया है। जो आपके विधानसभा के विधायक होंगे, यदि वो मंत्री होंगे, तो वह अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। तो अनुच्छेद 164 जो होता है उसमें मुख्यमंत्री होता है, और अनुच्छेद 165 जो होता है उसमें महाधिवक्ता। जिस प्रकार से अनुच्छेद 76 में केंद्र में महान्यायवादी होता है कानूनी सलाह देने के लिए सरकार को, या प्रधानमंत्री या फिर पूरी सरकार, केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए, कानूनी रूप से सलाह देने के लिए, उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल या फिर कानूनी सलाह देने के लिए उनको महाधिवक्ता, जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। चलते अगले प्रश्न की ओर या अगले टॉपिक की ओर। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। थोड़ा संसद के बारे में जान लेते हैं। अब संसद कहे तो उसके अंतर्गत, संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाता है। तो राज्यसभा कितने में है? 80। अब इसमें से एक बात है, राज्यसभा को बड़ी माना गया है लोकसभा को, तो उच्च सदन हमारा राज्यसभा माना गया है, और निम्न सदन क्या माना गया है? लोकसभा माना गया है। तो लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होगी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? या प्रश्न भी पीईटी के परीक्षा में पूछा गया था। तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसको एक ट्रिक से आप जोड़ सकते हैं, सरल संसद, सरल या सरला से कर सकते हैं, जिसमें 79, 80, 81 अनुच्छेद है। यहाँ पे -11 कर देंगे तो 168 विधानमंडल। अब विधानमंडल जो कि जिसे देश के लिए, आप देश के लिए संसद का प्रयोग करते हैं, संसद के भीतर अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा आता है, उसे प्रदेश के लिए अनुच्छेद 168 में विधानमंडल कहा गया। जहाँ वहाँ संसद प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ विधानमंडल प्रयोग कर रहे हैं। और विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? विधानसभा और विधान परिषद आता है। अनुच्छेद 170 में क्या है? विधानसभा है। 175 में विधान परिषद है। विधान परिषद में जो होते हैं वो एमएलसी होते हैं, जिसके जितने विधायक ज़्यादा आ जाते हैं तो विधायकों के द्वारा वोट किए जाते हैं तो एमएलसी बनते हैं। और एमएलसी बनने की बहुत प्रक्रिया है, शिक्षक संघ के एमएलसी होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो अनुच्छेद आप 170 में विधानसभा, 175 में विधान परिषद और 168 में विधानमंडल कहा गया है, ऐसी व्यवस्था है। अब अनुच्छेद 100 यहाँ पे निर्णायक मत, कहाँ की बात हो रही है निर्णायक मत की? तो ये बात केंद्र की बात हो रही, कहाँ पे? लोकसभा और राज्यसभा में, संसद की बात हो रही है। जब भी कोई भी राज्यसभा और लोकसभा में लाया जाएगा, जैसे लोकसभा में कोई बिल लाया गया, और बिल लाने के बाद उसमें ये होता है कि वोटिंग करवाई जाती है, तो पक्ष और विपक्ष मिलकर वोट करता है। तो जैसे सत्ता पक्ष के ज़्यादा सांसद होते हैं तो ज़्यादा वोट कर देंगे तो हो सकता है जीत जाएं, लेकिन उस सत्ता पक्ष की तरफ से जो होते हैं उनमें से अगर कुछ विपक्ष की तरफ चुप्पे से वोट कर दिए तो वोट मान लो बराबर हो गया। जब वोट बराबर हो गया तो ऐसे समय में निर्णायक मत किसके पास होगा? जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, उनके पास अनुच्छेद 100 में उनको यह अधिकार दिया गया है कि वह निर्णायक मत जिसके पक्ष में चाहेंगे अपना वोट करके निर्णायक मत दे सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? जैसे कोई भी परिस्थिति आ जाती है विशेष, तो उस पर
बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, अर्थात लोकसभा के सदस्यों को और राज्यसभा के सदस्यों को संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत। अच्छा, कौन बुलाता है अधिवेशन? राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये सवाल बनता है। कौन बुलाता है ये सवाल बनता है, और कौन अध्यक्षता करता है ये सवाल बनता है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। चलते हैं अगला अनुच्छेद हमारा क्या है? धन अधिवेशन, मतलब धन विधेयक। तो धन विधेयक किस में है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, और 117 में अनुच्छेद वित्त विधेयक है। ये सब विधेयक लाए जाते हैं। अनुच्छेद 112 में अक्सर पूछा जाता है वित्तीय वार्षिक बजट के बारे में, 112 में है, जो कि अनुच्छेद में कहीं भी उस संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें वित्तीय वार्षिक के भी बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान। अब लेखानुदान शब्द जो कि संवैधानिक शब्द है, इसको समझ लीजिए। लेखानुदान उसे कहा जाता है जैसे कोई बजट 1 साल के लिए लाया गया या 6 महीने के लिए लाया गया, तो एक वार्षिक बजट होता है हमेशा। तो वार्षिक बजट जो 1 साल के लिए लाया गया है कि इस विभाग में इतना खर्च किया जाएगा, सड़क बनवाने में इतना खर्च किया जाएगा, गड्ढा भरवाने में इतना खर्च किया जाएगा, पानी की टंकी लगवाने में इतना खर्च किया जाएगा। 1 साल का पूरा बजट होता है कि शिक्षा पर इतना बजट खर्च किया जाएगा, जैसे मनरेगा पर इतना बजट खर्च किया जाएगा। तो जैसे विशेष परिस्थिति में कोई अन्य चीज़ दिमाग में मान लो आ गई कि इस पर ज़रूरी है खर्च करना, जैसे कोरोना आया था तो वैक्सीन बनवाने के लिए, तो उस पर खर्च करने के लिए एक लेखानुदान अर्थात अलग से बजट को लेखानुदान करके, मतलब कि अलग से नोटिस तैयार करके, नोट करके रजिस्टर में अलग से पैसा पास करवा लिया जाता है कि इस चीज़ पे खर्च करना। जब ज़रूरी होता है किसी चीज़ पे अचानक खर्च करना, तो लेखा अनुदान के रूप में लिखित तौर पर सभी लोगों की सहमति पर बजट अलग से पास कर लिया जाता है। इतना समझ लीजिए, बहुत है इतना। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तुलना कर लेते हैं। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप में शामिल किया गया है। तो क्या है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 में कहा गया। यह काफ़ी बार प्रश्न पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश के लोग होंगे उनके लिए हाई कोर्ट कौन से है, तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो यही इलाहाबाद का हाई कोर्ट आप माइंड में बना लीजिए कि इलाहाबाद का हाई कोर्ट अनुच्छेद 214, और दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है जिसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं, दिल्ली वाला 124, तो एक कम वाला दिल्ली में है, ज़्यादा वाला अपना इलाहाबाद में है, ऐसा समझ लीजिए। अनुच्छेद 131 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में, क्या क्या उसके पास अधिकार है, क्या क्या नहीं है। और यहाँ पे अनुच्छेद 216 में क्या कहा गया है? हाई कोर्ट का गठन के बारे में। राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा अनुच्छेद 214 में, लेकिन उसका गठन की प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 216 में उसकी प्रक्रिया बताई गई है। नए राज्य, मतलब कि जैसे नए हाई कोर्ट का गठन करना हुआ तब, तो जैसे अभी यहाँ पे अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति गई है, CAG की नियुक्ति अनुच्छेद 148। हमेशा पूछता है आपसे कि कैग की नियुक्ति किस में है, तो जिसे महालेखा अधिकारी कहा जाता है, तो अनुच्छेद 148 में। अब चलते हैं केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा चलते हैं केंद्र राज्य संबंध, इसके बारे में अनुच्छेद 249 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 249 यह कहता है राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। जैसे कि जो केंद्र सरकार है अर्थात पार्लियामेंट, जिसे संसद कहते हैं, उसके पास अनुच्छेद 249 के तहत अधिकार है कि वह राज्यों के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 250 में कहा गया है आपातकाल के दौरान भी राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की सम्मति दी गई। जैसे देश में आपातकाल लगा हो तो उस समय भी केंद्र सरकार के पास या केंद्र के पास या संसद के पास अधिकार है, अनुच्छेद 250 के तहत वह कानून राज्यों के लिए बना सकता है। अब अनुच्छेद 262 है नदी जल विवाद।
अनुच्छेद 262 अक्सर ये बात चर्चा में रहती है क्योंकि विभिन्न देशों से या फिर नदी जल विवाद है। अनुच्छेद कितने में है तो 262 में नदी 262 विवाद। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब कि अंतर्राज्यीय परिषद मतलब राज्यों के अंदर की जो परिषद, मतलब कि अंतर के राज्यों के विषय में बताया गया है, वह उसके विषय में अपना कानून बनाने के बारे में 263 में दिया गया है। 280 में क्या है, केंद्र में जो वित्त आयोग हमारा होता है, ये अक्सर पूछ लेता है, चर्चा में रहता है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा, मतलब IAS IPS और IFS जो कि केंद्र के होते हैं, अखिल भारतीय सेवा का गठन है। 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, जैसे PCS वालों के लिए राज्य सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग होता है। आपसे पूछता है कि लोक सेवा आयोग अनुच्छेद कितने में है तो 315 में है। चलते आगे प्रश्न की ओर। निर्वाचन आयोग, आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछूंगा और ये लास्ट भी क्वेश्चन है शायद, नहीं है कुछ है इसमें। निर्वाचन आयोग कितने में है, अनुच्छेद 224 में निर्वाचन आयोग है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि चुनाव आते रहते हैं, तो इसीलिए इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलते हैं अनुच्छेद 343 हिंदी, हमारी जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, राजभाषा जो है अनुच्छेद 343 में है। और लिपि कितने हैं, देवनागरी है। लिपि हमारी क्या है, देवनागरी लिपि है और राजभाषा क्या है, हिंदी है। आपातकाल, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। अब इनमें तीनों में से ऐसा कौन सा आपातकाल है जो देश में कभी भी आज तक नहीं लगाया गया है, ये प्रश्न आपके लिए है। आप लोग जरूर, तीनों में से एक ऐसा है जो आज तक अपने देश भारत देश में नहीं लगा है, ऐसा कौन सा आपातकाल है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है। संविधान में जो संशोधन करके नए नए संविधान संशोधन जोड़े जाते हैं, तो ये प्रक्रिया किस में है, संविधान संशोधन 368 में है। और यह कहाँ से लिया गया है संविधान हमारा संविधान संशोधन, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलते अगले प्रश्न में, अगले टॉपिक में क्या है हमारा प्रश्न का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आज तक कौन सा आपातकाल देश में एक भी बार नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब जातिवाद धर्मवाद ये सब का अंत के बारे में बताया गया। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, मतलब जो अल्पसंख्यक मतलब जिनकी जनसंख्या कम है उनके हितों के संरक्षण के विषय में अनुच्छेद 29 में प्रोटेक्टेशन ऑफ माइनॉरिटी के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 40 पंचायत राज प्रणाली। अनुच्छेद 40 अभी आपसे PET का परीक्षा में पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था किस में है, अनुच्छेद 40 में। जो ग्राम पंचायत होती है यार, गांव पंचायत जो बलवंत राय मेहता वगैरह की समिति से के द्वारा बनाई गई थी, ग्राम पंचायत आपके गांव में प्रधान जो बनते हैं वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत विषय है उसके 40 के बाद में 40 ऐसे करके BCD करके 17 विषय लगभग हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे ही संविधान की आत्मा किसने कहा है, BR अम्बेडकर ने कहा है। संवैधानिक उपचारों का अंत मतलब जैसे आपका मौलिक अधिकार अभी बताया था ना कि 12 से 35 के भीतर आपको अनुच्छेद मौलिक अधिकार है 6, अगर उनका हनन हो रहा है, जैसे आप कहीं खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं और आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर जो आपका हनन करेगा मौलिक अधिकार का, उसके ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश देगा। तो कितने के अनुच्छेद 32 के अनुसार चला जाएगा। साथ अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, आपको अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सपोर्ट के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा वीडियो, अन्य वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।